स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दिवाली यानी कि खुशियों का त्योहार, रोशनी से जगमगाता त्योहार, और ऐसे में एक बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, जिनका उत्कृष्ट अभिनय किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ अनुपम खेर जी मौजूद हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। इस बेहद खास मौके पर आपकी फिल्म एक तरीके से रोशनी और ज्यादा आपके उस लंबे चौड़े करियर के दौरान आ रही है, जब आप एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो आपकी ही शायद उम्र का है। 69 साल आपकी उम्र, और विजय 69 भी उसी उम्र के मापदंड को पूरा करता हो। जी हाँ, जब आप हिंदी में 69 बोलती हैं तो लगता है बहुत सारे साल हैं, और 69 बोलती हैं तो लगता है कि ठीक है, काफी साल हैं। मगर हाँ, ये पैरेलल स्टोरी है मेरी। जब मुझे अक्षय रॉय ने, जो इसके फिल्म के निर्देशक हैं, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया तो मुझे लगा कि एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसको महसूस होता है कि मैंने जिंदगी में कुछ हासिल ही नहीं किया है, और मुझे वो सब आयाम बनाने पड़ेंगे जो मैंने आज तक नहीं किया। इट्स लाइक आप अपनी जिंदगी की रिपोर्ट कार्ड देखो, या तो आप उसमें फेल होते हैं, या पास मार्क्स से पास होते हैं, या 50% या 70%। तो विजय मैथ्यूज जो हैं, उनको लगता है कि मैंने कोई उपलब्धि हासिल ही नहीं की है। यहाँ मेरा जीवन जो है, मुझे लगता है मैंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, मगर अब लोग मुझे स्लॉट करते हैं, जो एक ढर्रा है कि जैसे ही आप एक उम्र से गुजरते हैं, आप इनको लगता है चलो इनको लेजेंड बुलाना शुरू कर दो, थेस्पियन बुला लें, इनको ग्रेट बुला लें, और तो फिर इनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दें, और फिर ये सनसेट की तरफ जाएंगे। मेरे जहन में है कि मैं अभी 20 साल तक कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल नहीं करना चाहता। नहीं, लेकिन आपने अपने करियर की शुरुआती में एक ऐसे किरदार को निभाया सारांश फिल्म में, जो आपकी उम्र से कहीं बहुत ज्यादा था, 2.5 गुना ज्यादा था। मैं 28 साल का था, और सारांश लेकिन में अब मैंने तो आप अपनी उम्र को निभा रहे हैं। हाँ, फिर भी आपको एक कैरेक्टर रोल में आना पड़ रहा है, क्योंकि आप माशाल्लाह इतने फिट हैं जी, कि शायद आप अगर उसी फिटनेस में, उसी फॉर्म में इस किरदार को निभाते तो बहुत सारे लोग कहते अनुपम जी तो आराम से कर लेंगे, ये तो वैसे भी इतने बड़े फिटनेस फ्रीक हैं, आपके वीडियो सब लोग देखते हैं, जानते हैं कि आप वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, डाइट को लेके सजग हैं, तो ट्रायथलॉन क्या चीज है, ये तो आराम से कर लेंगे। तो हाँ, वो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती था, क्योंकि आपको एक ऐसा किरदार निभाना है जो आप वास्तविक जीवन में नहीं है, और ना ही आपका वो ढर रहा है। जी। जब मैंने सारांश की थी, मैं 28 का था, और मैं 65 साल की उम्र का किरदार निभा रहा था। अब ये 69 का है, 69 ईयर्स का है, और एनर्जी मुझे 28 की उम्र की चाहिए। तो जो आप कह रही हो बिल्कुल सही कह रही है, मैंने एनर्जी 28 ईयर्स की ऐड की है। और मुझे इसमें ट्रायथलॉन मतलब आप 1.5 किलोमीटर आप तैरेंगे, और 40 किलोमीटर आप साइकिल पे जाएंगे, और 10 किलोमीटर आप दौड़ेंगे। तो दौड़ना और साइकिलिंग तो मेरे लिए पॉसिबल था, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। तो हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि अनुपम खेर जी सब कुछ कर लेते हैं फिटनेस के लिए, लेकिन इस फिल्म के लिए खास तौर पर उन्होंने तैराकी सीखी है। स्विमिंग आपने सीखी। जी, 68 की उम्र में मैंने तो तैराकी सीखी। चैलेंज कितना बड़ा था, क्योंकि हमारे यहाँ तो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स होते हैं ना अनुपम जी, बिल्कुल। कि इतनी उम्र तक आप ये कर सकते हैं, इतनी उम्र तक आप ये नहीं कर सकते हैं, आप ड्राइविंग कर सकते हैं, आप इंटरनेट सीख सकते हैं, आप मोबाइल में कुछ एप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आपको सब नए सिरे से करना पड़ता है, और सबके लिए वाटर टाइट एक एज है। मैंने हमेशा इनको तोड़ने की कोशिश की है। जो सोसाइटी, समाज डिसाइड करता है कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं। मगर तैरना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज मेरे को फोबिया था पानी के अंदर जाने का। बिकॉज बहुत साल पहले जब मैंने फिल्मों में आने से पहले तैराकी सीखने की कोशिश की थी, तो मेरे को एक स्विमर कोच ने पानी में धक्का दे दिया था। उसने सोचा कि मैं अपने आप ही सीख लूंगा, डर बैठ गया। तो फिर मेरा डर बैठ गया था। और मुझे लगा कि एक ऐसे आदमी की कहानी है जो नया मापदंड स्थापित करना चाहता है, एक ऐसी चीज करना चाहता है कि उसका अपनी जिंदगी में उसका नाम अपनी नजरों के सामने बड़ा हो जाए। और तैराकी मुझे आती नहीं थी। अब आमतौर पे फिल्म वाले कह सकते थे, मेरे डायरेक्टर ने भी कहा था, प्रोड्यूसर ने भी कहा था, डोंट वरी, आप फिक्र मत करिए, हम ट्रिक फोटोग्राफी से या डुप्लीकेट से इस्तेमाल कर लेंगे। फिर मैंने कहा उस फायदा क्या उस फिल्म को करने का जो बहादुरी के बारे में है, और मैं उसमें एक। आपने कभी डुप्लीकेट्स इस्तेमाल किए अपनी फिल्म? मैंने बहुत ज्यादा, बहुत कम, बहुत ही कम। इसमें भी 2-3 शॉट्स में ही है, बाकी तैराकी के शॉट, साइकिल के शॉट। और ऐसा नहीं है कि स्टेज की तरह आपने एक बार कर दिया तो हो गया। यहाँ तो रीटेक्स होते रहते हैं, कभी कैमरा की वजह से, कभी मौसम की वजह से, कभी आउट फोकस जाने की वजह से, कभी दूसरे एक्टर ने कुछ कर दिया। तो बार बार मुझे ये ट्रायथलॉन में ये सब करना पड़ा।
बट बड़ा एक सेंस ऑफ अचीवमेंट बड़ी कमाल की हुई, क्योंकि जो कोई नहीं कर सकता अगर आप वो कर सकते हैं तो आपको इसमें लगता है कि आप अपने आप को कितना खींच सकते हैं। इंसान जो है हमेशा आपको बताया जाता है आपकी सीमा यहीं तक है, मगर आप उस सीमा तक जाओ तो सही, आपको लगेगा शायद आप उससे आगे जा ये सकते हैं। आपके जीवन में कब कब हुआ, जब आपने सोसाइटल नॉर्म्स को ब्रेक किया हो, या आपने फिल्म्स में कुछ आपको एक धर्रे में ढालने की कोशिश की गई हो कि आप एक विलन ही हो सकते हैं या आप एक पर्टिकुलर रोल को ही सूट करते हैं, वो आपने कब कब ब्रेक करने की कोशिश की है? मैंने तो करियर की शुरुआत में किया ब्रेक। मुझे लोगों ने कहा 28 साल के हैं आप, 65 साल के बूढ़े का रोल सारांश में कर रहे हो, पागल हो गए हो, पूरी जिंदगी ऐसे रहोगे। मेरे आने से पहले जो कास्टिंग होती थी वो बहुत ही एक क्लीशे होती थी कि आप एक रोल करें फिर पूरी जिंदगी वो करें। मैंने वो एलिमेंट ऑफ कास्टिंग को तोड़ा, मैंने विलन भी किया, मैंने कॉमिक भी एक्टर भी डर तो किया। होगा ना कि मैं टाइपकास्ट ना हो जाऊं, पर या फिर वहीं- उस वक्त की वो जरूरत थी आपको? नहीं, मुझे पता था कि मैं अपना काम जानता हूँ। आई न्यू दैट आई वाज फ्रॉम द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट। मैं 4 साल की ट्रेनिंग दिल्ली से कर गया था, 1 साल की ट्रेनिंग मैंने चंडीगढ़ से की थी। मुझे सिर्फ काम की तलाश थी, उसके बाद मुझे पता था कि मैं कुछ भी करूंगा। और बहुत साल पहले नेहा मेरा फेलियर का डर मेरे फादर ने मेरे मन से निकाल दिया था। मैं 10th स्टैंडर्ड में था और 9th स्टैंडर्ड में था, तो रिपोर्ट कार्ड अपने पेरेंट्स से साइन कराना पड़ता है। हमारे तो स्कूल में भी होता है। आपके सबकी जगह होता है। और मैं कोशिश करता था, मैं बहुत बुरा था पढ़ाई में, मैं कोशिश करता था जब पिताजी जल्दी में ऑफिस जा रहे हो तो मैं पकड़ा दूं और वो जल्दी में साइन करके दे दें, देख ही ना सकें। देख ही ना सकें। तो एक दिन मैंने दिया 9th का, तो वो अपना स्टोर की चाबी भूल गए थे, तो अंदर वापस गए। फिर उन्होंने थोड़ा ध्यान से देखा तो बोले तू अपनी क्लास में 59th आया है? मैंने कहा हाँ जी। स्टूडेंट्स कितने हैं? मैंने कहा 60। तो मुझे लगा अब डांट पड़ेगी, कुछ कहेंगे, मगर उन्होंने एक लंबा पॉज लेके बोला कि बेटा एक बात तो है कि जो अपनी क्लास में फर्स्ट आता है या दौड़ में फर्स्ट आता है या खेल कूद में फर्स्ट आता है उसको हमेशा ही टेंशन रहती है कि मुझे फर्स्ट आना है, लेकिन जो 59th आया है वो 48 आ सकता है, 37 आ सकता है। नो फियर ऑफ फेलियर। उन्होंने कहा कि फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन। तो जब एक 14 साल के बच्चे का उसके फादर ये डर निकाल देते हैं और बोलते हैं कि फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन, तो फिर आपको किसी बात से डरने की जरूरत ही नहीं है। हमको फेलियर से बहुत डर लगता है, पर अगर आपको फेलियर से डर नहीं लगता तो आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अनुपम जी, इस फिल्म के ट्रेलर के अंत में भी हमने देखा कि कैसे ये कहा है कि सपनों की कोई टाइमलाइन नहीं होती। हाँ, सपनों की कोई कभी आपके जीवन में ऐसा मौका आया जब आपको लगा कि मैं बहुत हताश हूँ, निराश हूँ, इससे आगे कुछ बचा ही नहीं है? हाँ, बहुत बार लगा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक जीवन जिए और आपको हताश महसूस ना हो, आपको उदासीनता महसूस ना हो, आपको डिप्रेशन ना हो। मगर मुझे ये भी लगता है कि उस रास्ते पर चलने का क्या फायदा जो बिल्कुल सपाट हो। रास्ता तो उबड़ खाबड़ ही होना चाहिए, तभी तो उसको क्रॉस करने का मजा आता है। Every rise has a fall and every fall has a rise. बहुत अच्छे। गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना चढ़कर करता गिरना। है। आखिर उसकी क्या वो कहानी है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं। कोई ऐसा रोल आपने किया हो अपने जीवन में, इस पूरे करियर में? 40 साल का ऑलमोस्ट आपका करियर हो गया है। 542 फिल्में। 542 जी। फिल्में। ठीक है, ये भी मतलब याद करने अपने आप में काफी कठिन है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा नंबर है। लोगों का डबल डिजिट होता है, आपका ट्रिपल डिजिट में है। जी। तो अब इस दौरान कोई फिल्म आपने ऐसी की हो जिसका रिग्रेट रहा हो, आपने सिर्फ पैसे के लिए की हो, आपको लगा हो बहुत कि फिल्में पैसों के बहुत लिए ही हैं। खराब रोल था, घटिया हाँ। था, मतलब मैं कैसे उसमें सूटेड बहुत भी नहीं है था? ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है, कोई आर्टिस्ट नहीं है जिसने सिर्फ अच्छा काम किया है। मुझे लगता है लाइफ की तरह काम भी 90% मोनोटनी है, 10% एक्साइटमेंट है। मेरे पिताजी क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, वो 35 साल तक सुबह 8 बजे निकलते थे, रात को 8 बजे घर आते थे। उनकी लाइफ मोनोटनस थी। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई अचीवमेंट थी। उन्होंने 2 बच्चों को पैदा किया, उनको पढ़ाया लिखाया, देश का एक अच्छा नागरिक अच्छा, बनाया। आपके फादर का अक्सर जिक्र ना आपके मदर के साथ जो वीडियोस आते हैं जी, जी। इंस्टा पर और सोशल मीडिया पर, हाँ। उसमें बहुत जिक्र रहता है। जी। तो उनके साथ दिवाली से जुड़ी क्या यादें हैं आपकी बचपन की? आपकी मदर दुलारी, उनके साथ क्या यादें हैं? क्या जहन में आता है जब ये फेस्टिवल, ये त्योहार आता है? कैसे मनाते थे आप लोग?
आई थिंक हम उस छोटे से शहर शिमला से आते हैं जहाँ रामलीला होती थी। मेरा पहला रोल वानर का था। आपने अच्छा किया है रामलीला में? हाँ, मैं हनुमान जी का वानर बनता था। और आपको नहीं लगा मैं भी राम बनूं, मेन कैरेक्टर में ही? छोटे बच्चों में कहाँ पर पता लगता था। छोटे बच्चे पहला रोल ही वो था। और दिवाली बहुत बड़ी बात थी। हम रावण हमारे मोहल्ले में साथ में एक बड़ा सा रावण की एफिजी बनती थी, वो जलाते थे हम अपने तीर कमान लेकर। आई थिंक हमारी जनरेशन ने जीवन को वैसे जिया है, बचपन को वैसे जिया जैसे जीना जाना चाहिए। हम तो दिवाली वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। चरखड़ी चलाते थे, चरखी चलाते थे, पटाखे चलाते थे, हमारे फादर स्पेशली लेकर आते थे। और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत कपड़े, खाने से बहुत जुड़ाव है, तो इसका खाने से काफी जुड़ाव है आपका। आपको अच्छा खाना, घर का खाना, कश्मीरी खाना, मैं देखा है वीडियोस में आप किसी कश्मीरी खाने का जिक्र करते हैं। तो ये दिवाली के वक्त क्या स्पेशलिटी रहती थी घर में जो अनुपम खेर को पसंद थी? तो हम गरीब थे। अब गरीबी के अलग अलग नाम हो गए हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड क्लास। तब हमें पता था एक गरीब होते हैं और एक अमीर होते हैं। और हम 14 लोग एक छोटे से कमरे में रहते थे, पर हम बड़े खुश रहते थे। तो एक दिन मैंने अपने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, इतने खुश क्यों हैं? उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो खाने में भी हमको पता ही नहीं था कि ये खाना जो है ये एक्चुअली कोई बहुत बड़ा खाना नहीं है। पर जिस दिन खाने में दाल रोटी के अलावा या दाल चावल के अलावा दम आलू बनते थे या पनीर बनता था या साग बनता था, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। बट हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हम गरीब थे, बिकॉज आई थिंक माँ बाप ने, दादा दादी ने, बूबा, ताया जी, बच्चों ने, सब लोग खुश रहते थे। नहीं, वो सिंप्लिसिटी आपकी मदर में दिखती है, क्योंकि जब आप उनको एक छोटा सा भी तोहफा देते हैं ना, वो इतनी खुश हो जाती हैं। फिर वो मतलब बताएंगी कि मैं कैसे इस चीज को पहनूंगी, कब जाऊंगी, कब उसका इस्तेमाल करूंगी। तो बड़ी बारीकी से वो उस पूरे चीज को उसको अपनी खुशी में शामिल करती है। और ये दिखाई देता है उनके भावनाओं में और उनके जिस तरीके से वो जिक्र करती है। लेकिन ये सारे वीडियोस कई बार आप इतने स्पॉन्टेनियस तरीके से बनाते हैं ना, लगता नहीं है कि आपने वो स्पेशली कोई स्क्रिप्ट लिखी है, और इसीलिए शायद वो इतने वायरल भी हो जाते हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मेरी माँ कमाल करती हैं कि आप किसी के सामने अगर कैमरा ऐसे रख दो तो आदमी झेप जाता है या थोड़ा सकपका, वो तो बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं जम्मू में मेरे कजन की बेटे की शादी में गई हुई है और मुझे फोन करके बोलती है तूने क्या चक्कर चलाया, मैं सब जगह जाती हूँ, लोग मेरे साथ फोटो खींचते हैं, मास्क में भी पहचान लेते हैं। शी इज अ लिटिल इरिटेटेड बट शी फील्स वेरी हैप्पी समवेयर। बट उस वीडियो से एक बड़ा फायदा हुआ है, जितने भी पिछले बहुत सारे सालों से कर रहा हूं मैं, लोगों ने अपने माँ बाप के प्रति एक नए रुख से देखना शुरू कर दिया है। जो चीज मैंने एक मजाहिया तरीके से स्टार्ट की थी, आई थिंक आपने कोरोना के दौरान शुरुआत, कोरोना से थोड़ा सा पहले भी की थी। बट कोरोना के दौरान बहुत ज्यादा बनाए थे। हाँ, जब भी मिलने जाता था तो मैं बनाता था उनके वीडियो। कई बार आप नहीं भी बताए बिना भी बनाते हैं। मोस्टली नहीं पता, वो जो मैंने अगर आप बता देते हैं तो फिर शायद रिएक्शन नहीं, उनको नहीं पता होता। उनको तो मैं पता नहीं, कभी कभी तो मैं ऐसे रखता हूँ और मैं करना शुरू, फिर देख लेती है, कहती फिर वो आप कहती है चलो अभी जाओ करना जो करें। बट आई थिंक उनका बेबाकपना, एक 69 ईयर ओल्ड पद्मश्री, पद्म भूषण, इतने सारे अवार्ड वाले को जब उसकी माँ बोलती है बकवास मत कर, थप्पड़ पड़ेगा जोर से, तो और आपको बेइज्जती का डर नहीं लगता है कई बार कि माँ मेरी इतनी बेइज्जती, कई बार माँ बेइज्जती ना करे तो प्यार कैसे नजर आएगा? फिर वो सार्वजनिक हो जा रहा है ना, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। हाँ, वो तो माँ की बेइज्जती जो मुकुट है इज्जत का। अभी जो हाल फिलहाल हमने कश्मीर में देखा, आपकी माँ भी फॉलो करती है, मैं देखा राजनीति काफी ज्यादा, उनका और आपका क्या रिएक्शन रहा? क्योंकि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, वहां पर उमर अब्दुल्ला सीएम बन गए, क्या रिएक्शन रहा बतौर एक कश्मीरी उनका? बस एक ही सपना है कि वो वापस कश्मीर एक दिन अपने घर जाएं या हम कोई घर लें, जो कि मैंने उनसे कहा कि हम अभी भी ले सकते हैं। शी इज वेरी हैप्पी, शी कीप्स सीइंग द न्यूज, शी सीज दैट जो कश्मीर में अभी इन्फ्लक्स ऑफ टूरिज्म का है, लोग इतने सारे लाखों की तादाद में वहां जा रहे हैं। उनके बहुत सारे फ्रेंड्स के बच्चे जाते हैं, वो अपनी तस्वीरें भेजते हैं। उनको तो ये साफ लगता है कि हालात तो चेंज हुए हैं, हालात चेंज हुए हैं। और वहां पर जो आपके लोग रहते हैं या जिनसे आप संपर्क में हैं, वो ऑन ग्राउंड क्या बताते हैं आपको? बिल्कुल बताते हैं। मेरी कजन है एक वहां पर, वो तो अपना स्कूल चलाती है वहां पर, और जितने लोग वहां से जाके, अब कितनी शूटिंग्स वहां पर हो रही हैं अभी,
YRF की शूटिंग वहां हुई है, रोहित शेट्टी अपनी शूटिंग करने गए हैं, वरना इतने बड़ा यूनिट लेकर जाना कहाँ पॉसिबल है। पर ये कहा जा अब रहा है आप कि वहाँ हर जगह लाल चौक में अभी झंडा फहराने को मिलता है। उमर अब्दुल्ला साहब ने, मैंने उनको कंग्रेचुलेटरी नोट भी भेजा था। मैंने कहा बहुत बहुत मुबारक हो आपको, उन संविधान की कसम खाकर अपनी उपाधि, अपनी पदवी संभाली है। बहुत चेंज आया है। चेंज बहुत साइलेंट होता है, उसका एहसास ऐसे नहीं होता ब्लैक एंड व्हाइट के हिसाब से, सालों बाद नजर आता है, और वो नजर आ रहा है और अच्छी बात है। और मैं बहुत इटर्नली ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। मुझे लगता है कि नुक्स निकालना, सनकी होना, इरिटेटिंग होना बहुत आसान है। बहुत मुश्किल से देश जो है तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। और मैं वो देखता हूँ जो हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ऑफ कोर्स जब कश्मीर में प्रॉब्लम्स थी तो मैंने अपनी आवाज उठाई थी कश्मीर फाइल्स के जरिए, मगर अगर अब अच्छा हो रहा है तो इतने पीसफुली, डेमोक्रेटिकली इतने बड़े इलेक्शन हुए वहां पर। जब उस फिल्म को लेकर बैकलैश आपने फेस किया, हाँ, तो कैसे आपने हैंडल किया वो? देखिए जो सच होता है ना, या फिर आपको लगा कि ये होना ही था इसलिए? देखिए हमारी फिल्म जो थी वो सच्चाई पर आधारित थी। वो सच्चाई जो है वो करोड़ों करोड़ों लोगों के पास पहुंची, और जिन लोगों को उसमें सच में झूठ नजर आता था वो उनकी प्रॉब्लम है। हमारा कभी कभी भगवत गीता में क्या बोला है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तो मेरा काम कर्म करना था। विवेक ने वो फिल्म बनाई और वो दुनिया तक पहुंची। जो 32 साल तक कश्मीरी पंडितों का हाल नहीं पता लगा, वो एक फिल्म से पता लगा। क्रिटिसाइज ऐसा कौन सा इंसान है या ऐसी कौन सी चीज है जो आज के दौर में क्रिटिसाइज नहीं होती है? आप मुझे एक इंसान बता दीजिए जिसका क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। हमने तो, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे, उनको भी क्रिटिसाइज करते थे। हर कोई अच्छा नहीं बोल सकता आपके बारे में, इम्पॉसिबल है। Impossible और है। इस तकलीफ से निकल जाना चाहिए। डोंट ट्राई टू बी पॉपुलर विद एवरीबडी एल्स, यू विल ऑलवेज बी मैनिपुलेटेड। ये आप अपने करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में अप्लाई करते हैं? 100%। डाउन द लाइन कभी फ्यूचर में हम आपको कश्मीर में सेटल हुए देख सकते हैं? नहीं, मैं बॉम्बे में ही काम करूंगा। मैं शिमला में बड़ा पैदा हुआ, बट मैं कश्मीर जरूर जाना चाहूंगा माँ को लेकर। मेरी माँ की इच्छा, माँ अभी जम्मू गई हुई है, बस जरूर जाना चाहूंगा। बट अभी रिसेंटली मेरे कुछ दोस्त गए थे 15 दिन की छुट्टी के लिए। पूरा 40-50 लोगों का एक पूरा समूह गया था।